भरमौर रीजन, ये केस स्टडी के रूप में है। तो ये आपका देखो दो तरीके से आ सकता है, आपके पेपर में ये लिखने में आएगा और ये केस स्टडी के रूप में दिया जाएगा। अगर केस स्टडी में आएगा तो ऑलरेडी लिख के आएगा पेपर में, उसमें से आइडेंटिफाई करके छांट के उत्तर लिखने हैं जो भी आपसे पूछे जाएं। अदरवाइज आपने इसको अपने हिसाब से यहाँ पर सीखिए और फिर लिखिए। तो देखो नंबर 1 बताओगे, जो भरमौर है, ये भरमौर और होली दो तहसील मिलकर चंबा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश का एक प्रदेश है, जिसको हम भरमौर ट्राइबल एरिया कहते हैं। भरमौर एक तहसील का नाम है, चंबा डिस्ट्रिक्ट है, हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, इसकी लोकेशन यदि आप देखोगे लैटिट्यूडनल लोकेशन तो वो 32 डिग्री नॉर्थ के आसपास है और लैटिट्यूडनल लोकेशन 36 डिग्री ईस्ट के आसपास है। ये आपको याद रह जाए तो दी बेस्ट है, नहीं याद रहे तो यू कैन स्किप दिस लाइन, आप इस लाइन को छोड़ के आगे बढ़ जाइए। ये जरूर बता देना कि ये हिमाचल प्रदेश में है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, भरमौर तहसील है, साथ में होली तहसील, दोनों को मिलाकर एक ट्राइबल एरिया घोषित किया गया। हाँ, आप ये जरूर बता देंगे कि इसका एरिया लगभग 1818 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, लगभग आपके सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के एरिया के बराबर मान लिए। ठीक है, इसी प्रकार से इसकी ऊंचाई समुद्र तल से यदि ऊंचाई की बात करो तो वो 1500 मीटर से लेकर और 3700 मीटर के बीच है, यानी शिवालिक और मध्य हिमालय लगभग इतनी सी ऊंचाई इसकी है इस एरिया की। ठीक है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो है गद्दी, यहाँ पर गद्दी चरवाहे रहते हैं जो यहाँ के मूल निवासी हैं। गद्दी शब्द का मतलब होता है वहाँ की भाषा में हिल, यानी पहाड़ी। गद्दी शब्द का मतलब है पहाड़ी, हिल। ठीक है, तो ये वहाँ के मूल लोग हैं। इसके चारों ओर, इस भरमौर के चारों ओर ऊंचे पहाड़ हैं। इसके एक तरफ पीर पंजाल है, दूसरी तरफ धौलाधार है, लेकिन ध्यान रखेंगे पीर पंजाल इसके नॉर्थ में है, धौलाधार इसके साउथ में। यानी अगर मैं ऐसे एक पहाड़ बना देता हूं और यहाँ पर एक एरिया मान लेता हूं कि ये भरमौर है, तो इसके ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो नॉर्थ के अंदर ये पीर पंजाल है और साउथ के अंदर ये धौलाधार है। आपने देखा होगा आपके पेपर में ए और आर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो हो सकता है ऐसे सेंटेंसों को आपके उसमें दे दिया जाए और केवल इसमें नॉर्थ और साउथ को रिवर्स कर दिया जाए। तो ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन बनाए जाते हैं जिसमें आपने वो सेंटेंस पढ़ रखा होता है लेकिन उसमें थोड़ा सा कुछ चेंज कर देते हैं। तो ध्यान रखेंगे पीर पंजाल नॉर्थ में है भरमौर के और धौलाधार इसके साउथ में है। साउथ का मतलब हमारी ओर है। ठीक है, तो ये है। यहाँ पर कुछ नदियां बहती हैं जिसमें सबसे प्रमुख नदी है रावी। रावी नदी यहाँ पर बहती है, बाकी की इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, उनको आप पढ़ सकते हैं, उसमें बुधिल है एक, इसके अलावा टुंडेन है, ये इसकी कुछ सहायक नदियां याद रह जाएं तो ठीक है, अदरवाइज मेन रिवर को जरूर याद रख लेंगे कि यहाँ पर रावी नदी बहती है। जो पंच नदियां ना पंजाब जिससे आप बोलते हैं, 5 नदियां सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, उनमें से एक नदी यहाँ भरमौर के पास से, भरमौर के बीच से जाती है। ठीक है, यदि आप रिवर के आधार पर इस एरिया को बांटना चाहें तो आप इसको 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। फिजियोलॉजिकल डिवीजन, भौतिक रूप से आप इसको 4 हिस्सों में बांट सकते हैं इस प्रदेश को। ठीक है, एक होली तहसील ही है ये, एक कानी है, एक कुगती है, इसके अलावा एक टुंडहा है, इन एरिया में बांट सकते हैं। ठीक है, ये भी वही है, फिर कहूँगा कि याद रह जाए तो दी बेस्ट है, नहीं याद रह जाए तो केवल इतना जरूर लिख देना कि भौतिक रूप से इस प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटा गया है। कौन से 4 हैं वो नहीं याद है तो यू कैन स्किप। ठीक है, नेक्स्ट आइए। भरमौर की यदि आप जो वेदर कंडीशन है उनकी बात करो तो ये आप बता सकते हैं कि यहाँ पर सर्दी के अंदर फ्रीजिंग वेदर होता है। सर्दियों में यहाँ पर बहुत बर्फ गिरती है। सर्दियों में यहाँ पर तापमान जो है जनवरी में 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है औसत तापमान। ठीक है, और जुलाई में लगभग 26 डिग्री सेल्सियस रहता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जून जुलाई यहाँ पर मृदुल होते हैं, सुहावना मौसम होगा,
लेकिन सर्दियां जो है वो बड़ी ही कड़ाकेदार सर्दियां होंगी। मीन मंथली टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है, तो और भी नीचे वो जाएगा। ठीक है, तो ये इस मैप को आप एक बार ज़रूर देख लेंगे, ये कभी कभी आपके सोर्स बेस्ड में आएगा। तो देखिए ये आपका हिमाचल प्रदेश का चंबा डिस्ट्रिक्ट है, उस चंबा डिस्ट्रिक्ट का ये सबसे पूर्वी भाग है भरमौर। यहाँ से ये रावी रिवर बहती है यहाँ पर। ठीक है, ये रावी नदी है, ये इसकी दूसरी सहायक नदी है बुधिल, ये इसकी यहाँ की मुख्य नदियाँ। ये 4 इसके प्रमुख रीजन हैं जो आपने अभी पढ़े थे। ठीक है, तो ये 4 प्रमुख इसके भौतिक भाग हैं, इनको आप बता देंगे। और यहाँ पर रावी और इसकी सहायक नदियाँ बहती हैं। इधर आपको ये नॉर्थ की ओर जो है पीर पंजाल है, इधर जो है धौलाधार की श्रेणी है। ठीक है, तो ये आप इसमें बताएंगे। अब आगे जो बात आती है कि इस एरिया को, ये जो भरमौर एरिया है, इसको 21 नवंबर 1975 को ट्राइबल एरिया नोटिफाइड किया गया था। सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया 21 नवंबर 1975 को, 21 नवंबर 1975 नोटिफाई कर दिया गया कि ये एरिया जो गद्दी सोसाइटी है, गद्दी समुदाय है, कम्युनिटी है, इसको ट्राइबल एरिया में शामिल किया जाता है, जनजातीय लोगों में इसको शामिल किया गया। ठीक है, जो गद्दी कम्युनिटीज़ है। और ये जो गद्दी कम्युनिटीज़ हैं ये एक काम करते हैं, उसका नाम होता है ट्रांसह्यूमेंस। ट्रांसह्यूमेंस का मतलब होता है ऋतु प्रवास। ठीक है, ऋतु के अनुसार ये प्रवास करते हैं। कैसे करते हैं? मान लो ये ऊंचा पहाड़ी एरिया है, तो सर्दियों में क्या होगा, ऊपर पहाड़ों पर बर्फ गिरेगी, तो ये नीचे आ जाएंगे वैली में, विंटर में ये वैली में आ जाएंगे। ठीक है, और जब समर आएगा तो ये वापिस हिली एरिया की और यहाँ की ओर चले जाएंगे समर सीजन में। तो ये आप बताएंगे, ये ऊंचे पहाड़ों से नीचे वैली की ओर और नीचे वैली से ऊपर पहाड़ों की ओर माइग्रेशन करते हैं। 6 महीने ये सर्दियों में वैली में रहेंगे, 6 महीने गर्मियों में पहाड़ की चोटियों की ओर रहेंगे, ढलानों पर, क्योंकि सर्दियों में चोटियों पर बर्फ बहुत गिरती है और गर्मियों में वैली में गर्मी बहुत पड़ती है, गर्मी इकट्ठी हो जाती है। तो इसलिए ये लोग करते हैं ऋतु प्रवास। कभी कभी आपसे अलग पूछा जाएगा कि ऋतु प्रवास क्या होता है, ट्रांसह्यूमेंस क्या होता है। ठीक है, ट्रांस का मतलब होता है आर पार, ह्यूमेंस का मतलब लोगों का आर पार चले जाना, यानी पहाड़ के आर पार, एक बार ऊपर एक बार नीचे चले जाना। ठीक है, ये तो क्या है कि ये लोग गद्दी भाषा बोलते हैं। ये आप बता दोगे, गद्दी लोग हैं, गद्दियाली भाषा बोलते हैं। यहाँ की क्लाइमेट बहुत ही कठोर है, हार्श क्लाइमेट कंडीशन है, वो आप बता दोगे। अब क्या है, आपने जो बताना है कि जब 21 नवंबर 1975 को इसको नोटिफाइड किया गया एक ट्राइबल एरिया के रूप में, तो यहाँ पर पहले क्या था, बाद में क्या हुआ, तो आप बताओगे। देखो पहले क्या था, 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर केवल 39,113 आदमी रहते थे। जनसंख्या घनत्व यहाँ पर केवल 21 व्यक्ति है। 21 व्यक्ति का मतलब देश में देखो उस टाइम भारत में जनसंख्या घनत्व 382 है, जबकि यहाँ पर केवल 21 व्यक्ति रहते हैं। और ये लोग इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड हैं। सबसे बैकवर्ड मान लो हिमाचल प्रदेश के, सबसे पिछड़े हुए हैं। और इनके डेवलपमेंट के लिए सरकार ने काम किया, ये विकसित हो जाएं, इसीलिए सरकार ने इस एरिया को नोटिफाइड किया था। और यहाँ पर कुछ ऐसे काम शुरू किए जिनको हम बोलते हैं, उसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ITDP, ये बोला जाता है। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ही लागू की गई थी। जो गद्दी समुदाय है इसको शेड्यूल ट्राइब में डाल दिया गया था। और यहाँ पर जो लोग हैं वो ज़्यादातर खेती या खेती से संबंधित कार्य करते हैं। अलाइड एक्टिविटीज़ का मतलब होता है उसी से संबंधित कार्य करना। बाद में होता क्या है, जब ये नोटिफाई किया गया तो इसका उद्देश्य क्या था, इस ITDP प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था, यहाँ के लोगों के जीवन में इम्प्रूवमेंट करना। ठीक है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ, यहाँ के लोगों का जीवन स्तर सुधारना। अब इसके लिए क्या क्या किया भाई, किया क्या क्या इसके लिए? इसके लिए जो जो काम किया वो यहाँ है आपके लिए। नंबर 1, वहाँ पर स्कूल खोले गए, वहाँ पर हेल्थ केयर की सेंटर बनाए गए,
प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहाँ पर पोर्टेबल वाटर की सुविधा दी गई क्योंकि पानी जम जाता, अब पानी बाहर से भेज रहे हैं ताकि वो जमे ना, डबल लेयर की टंकी वगैरह बनाकर। रोड बनाए गए, वहाँ पर मोबाइल के टावर लगाए गए या वायर पहुँचाएगी, ठीक है, कम्युनिकेशन। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर पहुँचाई गई। ये सारे काम वहाँ पर किए। अब इसका रिजल्ट क्या होता है? अब इसका रिजल्ट क्या होता है देखिए, ये आप बाद में बताओगे कि इसका रिजल्ट क्या हुआ भाई। ये जो ITDP प्रोग्राम लॉन्च किया गया, इसका रिजल्ट क्या हुआ? तो रिजल्ट ये हुआ कि वहाँ पर किस चीज़ में इंक्रीज हुआ? नंबर 1 लिटरेसी रेट, पढ़ाई का स्तर बढ़ गया। दूसरा, वहाँ पर जो सेक्स रेशो था, लिंगानुपात था, जो इसमें डिक्लाइन था, वो इम्प्रूव हो गया। यानी अब वहाँ पर कन्या भ्रूण हत्या जैसे काम नहीं होते, वहाँ पर लड़कियों की जो संख्या वो धीरे धीरे बढ़ गई। एक उदाहरण से ले लो, ये उदाहरण जरूर लिख देना कि वहाँ पर देखिए फीमेल लिटरेसी रेट जो केवल 1.88% था 1971 में, यानी ये प्रोग्राम लॉन्च करने से पहले वहाँ पर 100 में से केवल 2 महिलाएं भी पढ़ी लिखी नहीं थी। और जब ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ और उसके बाद 2011 का सेंसस हुआ तो वहाँ पर 65% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं और 65 देश का एवरेज है। यानी जितने भारत के अन्य देश की महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, यहाँ भरमौर की भी उतनी महिलाएं पढ़ी लिखी हो गई। ये इस प्रोग्राम का इफेक्ट रहा, पॉजिटिव इफेक्ट। इसके अलावा जो डिफरेंस था मेल और फीमेल लिटरेसी में, वो भी बराबर हो गया, यानी उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एग्रीकल्चरल और पोस्टल से रिलेटेड जो इकोनॉमिक थी उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ। यहाँ पर फूड ग्रेन की खेती की जाने लगी, लाइव स्टॉक का प्रोटेक्शन हुआ, यानी पशुपालन हुए। इसके अलावा देखो यहाँ पर कैश क्रॉप बढ़ गई, कैश क्रॉप्स, नकदी फसलें बोने लगे अब लोग यहाँ के, यानी जिससे पैसा मिलता है, जैसे मटर बो रहे हैं, दालें बो रहे हैं, इनकी खेती की जाने लगी। इसके अलावा धीरे धीरे और क्या हुआ, और क्या कहता है कि यहाँ पर पोस्टलिज्म में डिक्लाइन आया। जो लोग ये ट्रांस ह्यूमेंस करते थे अब वो धीरे धीरे थोड़ा कम हो रहा है। अब लोग एक स्थान पर रुक कर काम कर रहे हैं और इससे लोगों के अंदर जो स्टेबिलिटी है वो आ रही है। इसके साथ साथ अब ये लोग जब विंटर में हार्श क्लाइमेट कंडीशन आती हैं तो ये कांगड़ा चले जाते हैं, जो इनके पास का एरिया, उसमें जाकर ये क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं वहाँ पर और वहाँ पर लेबर का काम कर लेते हैं। लेबर में चाहे ये वहाँ पर घोड़े खच्चर चलाएं या ये वहाँ पर टूरिस्ट गाइड बन जाएं, इस प्रकार के ये लोग काम करने लगे। तो ये था इस पे भरमौर रीजन से रिलेटेड क्या था, कैसे इसका इफेक्ट हुआ। देखो इसको आप सीक्वेंस में लिखेंगे। नंबर 1 बताओगे कि ये एरिया कहाँ पर है, दूसरा बताओगे ये स्कीम कब लॉन्च की, तीसरा बताओगे स्कीम से पहले क्या स्थिति थी, और चौथा बताओगे स्कीम लॉन्च करने के बाद क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो ये था। ओके।